PGs, welcome to my channel. This is Mohini Notes, where you learn how to write in exams. Today, we are going to discuss thyroid eye disease, a very important question for exams. It can come as long answer, short note, and there are so many Viva questions which can come out of this topic. Thyroid eye disease is one of the topic where students know all the signs and symptoms, they know the treatment, but they still lose their marks. Why? Do you know why? Because they don't know how to structure it. So don't worry. By the end of this video, you will know what to write, know how to write thyroid eye disease in exams, what are the important questions, and few mnemonics. Let's start. ओके पीजीज सो ये फ्रेमवर्क मैंने रेडी किया है थायराइड आई डिसीज क्वेश्चन पे जिसको आप एग्जाम में इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो व्हाट टू राइट इनसाइड ईच हेडिंग। लेट्स स्टार्ट। थायराइड आई डिसीज जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आप मेंशन करेंगे ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर with thyroid disease affecting ocular and orbital tissues. ये important है. Most common cause of both, be it unilateral or bilateral proptosis in adults, it is the most common cause for proptosis. तो ये वाइवा में भी पूछा जाता है. It is a very commonly asked question. Then next heading में आप डालेंगे seen with means associations, किसके साथ देखा जाता है. तो first, Graves disease in 90% of cases they are hyperthyroidism. अब वाइवा में क्वेश्चन क्या आता है कि आपने 90% केसेस में बता तो दिया कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, बट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उसमें पूछते हैं कि क्या यूथायरॉयड केसेस में आप थायराइड आई डिसीज देख सकते हैं. तो यस, इन 6 to 10% केसेस thyroid eye disease can be seen in euthyroid also. And then other causes are Hashimoto thyroiditis, thyroid cancer, neck irritation. थोड़ा बहुत ओपिडेमियोलॉजी लिख सकते हैं अगर आप ये याद रख सकते हैं तो. नेक्स्ट important heading is risk factors. So risk factors कैसे याद रखेंगे? To remember as females in their 50s with family history following radioactive iodine. So F F F F and उसके बाद smoking and stress. Smoking तो हर किसी में लिख दिया जाता है and stress. तो इस तरह आप ये risk factors को यहाँ मेंशन कर सकते हैं और इस तरह याद कर सकते हैं. F females in their 50s with family history following radioactive iodine, smoking and stress. कहते हैं हम इटियोपैथोजेनेसिस पे. इटियोपैथोजेनेसिस में आपको पैराग्राफ्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम ये दो डायग्राम बनाए, एक ये डायग्राम बनाएंगे और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसी में हम पूरा इटियोपैथोजेनेसिस कवर कर सकते हैं. ओके, तो हम देखेंगे कि ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट में भी सिमिलर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं. जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ऑर्बिटल एडिपोजेनेसिस होता है एंड हाइलुरोनिक एसिड सिंथेसिस गैस का डिपोजिशन है. अब आप इस डिपोजिशन को देखेंगे तो इसी की वजह से ऑर्बिटल मसल एक्सपेंड होती हैं और ऑर्बिटल एडिपोज टिश्यू भी एक्सपेंड होता है और इसी की वजह से आगे की तरफ प्रोप्टोसिस जाता है एंड अदर फीचर्स आते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा में आप बोलोगे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरी ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज, पेरी ऑर्बिटल, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस बाय ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट, हाइपरप्लेजिया ऑफ एडिपोज टिश्यू. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आप एग्जाम में बता सकते हो रिगार्डिंग थायराइड आई डिजीज इटियोपैथोजेनेसिस. तो यही चीज मैंने फ्लो चार्ट में बताई हुई है. TSH receptor antibodies acting on thyrotropin receptors. They both are present on thyroid and orbital fibroblast, leading to systemic features and ophthalmic features. इटियोपैथोजेनेसिस के बाद अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो कोर्स ऑफ द डिसीज आप मेंशन कीजिए विद बाइफेजिक कोर्स. अभी आपने ये सब पढ़ तो रखा है, मैं बस आपको वो बता रही हूँ कि आपने उस मटेरियल को आपने किस तरह प्रेजेंट करना है एग्जाम में. तो आप ये ग्राफ बनाएंगे एंड यू विल शो द एक्टिव फेज ऑफ थायराइड आई डिसीज एंड स्टेबल फेज ऑफ थायराइड आई डिसीज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट graph which you can make and this can fetch marks for you. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं क्लासिफिकेशन. नंबर 1 इज वर्नर्स क्लासिफिकेशन व्हिच इज नो स्पेक. ये वाइवा में भी पूछा जाता है तो आप इस तरह टैबुलर फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं. तो इसमें आप देखेंगे तो नो स्पेक्स, SPECS,
इसमें जो वाइवा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो लास्ट एस होता है वो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट. So you should remember that it stands for sight loss, which is optic nerve involvement. जो first S था that is soft tissue involvement, but the last S is sight loss involvement, which is optic nerve involvement. तो आप 0 से लेके 6 क्लासेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं एंड ग्रेड कर सकते हैं. Another commonly asked question is about clinical activity score, which is Moritz classification. ये मेनली आपका थायराइड आई डिसीज को इंफ्लामेटरी फेज ऑफ डिसीज को ग्रेड करता है कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है. So there are certain grades 1 to 7 and 8 to 10. 1 to 7 for initial clinical activities को. So first two are mainly spontaneous orbital pain or gaze evoked orbital pain related to pain. Third and fourth eyelids से related है swelling and erythema. And 5, 6, 7 if you remember as CCC. It is conjunctival redness, conjunctival edema and inflammation of caruncle. Patient assessed after follow-up, they are scored under 8, 9 and 10. So इस basis पे हम scoring करते हैं and sum of all points हमें score दे देता है. If it is more than 3 by 7 first examination or more than 4 by 10 in successive examination, then it is active thyroid eye disease. So एग्जाम में एग्जामिनर वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आप लॉन्ग आंसर में ये लिखेंगे इतना एक्सप्लेन करते हुए तो ये अच्छा इंप्रेशन देता है. देन you can just mention about visa classification. There's a new relief variation of specs classification. ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. यूगोगो क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉमन क्लासिफिकेशन है जो कि डिस्कस किया जाता है अंडर थायराइड आई डिजीज. इट इज मेनली अ सीवियरिटी स्केल जिसमें हम माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर एंड वेरी सीवियर में डिवाइड करते हैं थायराइड आई डिजीज को और इसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं. तो इसको मेंशन करना एक्स्ट्रा मार्क्स आपका मिल सकता है एग्जाम में. अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे. क्लिनिकल फीचर्स सिर्फ ऑफ्थैल के ही मत लिखिए, आप सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर्स भी मेंशन कीजिए. सिस्टमिक फीचर्स हाइपरथायरॉयडिज्म के एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के आप दो में डिवाइड कीजिए. एक आप सिस्टमिक फीचर्स लिखिए बिकॉज थायराइड में सब सिस्टमिक फीचर्स भी प्रोमिनेंट होते हैं एंड देन यू राइट ऑक्यूलर फीचर्स. तो इस तरह आप टेबल के फॉर्म में लगा सकते हैं. तो नॉट ओनली हाइपरथायरॉयडिज्म बट फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आल्सो कैन बी रिटन. देन वी कम टू ऑक्यूलर फीचर्स. What is thyroid associated orbitopathy constitutes of? So it constitutes of eyelid retraction, soft tissue involvement, proptosis, dysthyroid optic neuropathy, which is DON in case 5% cases, and strabismus. तो अगर eyelid retraction आप लिखिए और फिर इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके बता दीजिए. अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस इट इज एक्सियल प्रोप्टोसिस. एंड इसको आप मेजर कैसे करते हैं? हर्टल्स एक्सेप्थेल्मोमीटर पे आप इसको मेजर करते हैं एंड इफ इट इज मोर देन 21 mm देन इट इज एक्सियल प्रोप्टोसिस. ये वाइवा में भी पूछा जाता है और आप एग्जाम में इसको हाईलाइट कर सकते हैं. देन dysthyroid optic neuropathy, it is seen in 5% of cases. तो ये परसेंटेज एग्जाम में पूछा जाता है और उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं कि ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेशन of nerve by enlarged rectus muscles at orbital apex causes dysthyroid optic neuropathy. Then optic nerve related जितने भी features होते हैं आप उसको mention कर दीजिए. Color vision come, contrast is there, RAPD is present, disc becomes pale and scotomas. Next important viva question पे आते हैं. Ocular motility problems. तो 30 से 50% केसेस में देखा जाता है. मोस्ट कॉमन डिफेक्ट क्या है? तो डिफेक्ट इन एलिवेशन होता है. क्यों? पहले inferior rectus followed by medial then superior then lateral rectus. You can remember it with the mnemonic I am slow. Means inferior rectus, medial rectus, superior and then lateral rectus. तो ये भी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहाँ मैंने आपको 2 वाइवा पॉइंट्स भी दिए. तो एग्जाम में अगर आप ये भी लिखते हैं और हाईलाइट कर देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एग्जामिनर को बताया कि ये भी आपको आता है. अब लेट्स स्टार्ट विद द साइंस इन थायराइड आई डिसीज. एग्जाम में लिखने के लिए तो क्या होता है कि कॉमन जो है वो तो हमें याद रहते हैं बट बाकी कैसे याद रखें? तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी तरीका देने वाली हूँ. अगर आप देखें तो मैंने इनको डिवाइड किया है
facial signs, then comes eyelid signs जिसमें upper eyelid, then lower eyelid, extra ocular muscles को फिर आप ले लीजिए movement signs, उसके बाद conjunctiva, pupil and IOP। तो इस तरह हम डिवाइड करते हुए सारे साइंस को पढ़ते हैं और याद करते हैं। फेशियल साइन में एक ही साइन है, जॉफ्रॉयस साइन, ठीक है, दैट इज एब्सेंट क्रीज ऑन फोरहेड ऑन अपकेस। अब ये सारे तो नाम आपने सारे सुने ही हैं। अभी मैं क्या करती हूँ कि आपको छोटे छोटे निमोनिक्स देती हूँ याद रखने के लिए, जैसे कि रोजनबर्ग साइन, तो इसका मतलब है ट्रेमर्स ऑफ आईलिड्स, उसको बोलते हैं रोजनबर्ग साइन। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? रोज, रोज देने से डर लगता है थोड़ा सा, अगर वैलेंटाइंस डे पे किसी ने किसी को रोज देना है तो डर लगता है, तो रोज से ट्रेमर्स होते हैं, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा याद रखने के लिए, ठीक है। देन कोचर्स साइन विच इज स्टेयरिंग लुक, जो कि बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, इज अ वाइवा क्वेश्चन। कोचर साइन आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखिए जो कोचर्स सरनेम वाले लोग होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड पीपल, बट जब उनको गुस्सा आता है तो दे हैव अ वेरी स्टेयरिंग लुक, तो कोचर में स्टेयरिंग लुक रहता है हमेशा। तो आप इस तरह इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जस्ट कि मैंने याद रखने के लिए ऐसे याद रखा था, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने भी निमोनिक बना सकते हैं। देन जेलिनिक साइन में अगर हम देखें तो इंक, यू कैन रिमेंबर इट विद इंक, इंक होगा तो पिगमेंटेशन होगा, तो एबनॉर्मल पिगमेंटेशन ऑफ अपर लिप इज जेलिनकेस साइन। तो इस तरह आप इसको याद रखिए, ठीक है। जो पूछे जाते हैं वो है डेलरिम्पल साइन, कोकर्स साइन, वॉन ग्रेफिस साइन एंड जेलिनकेस साइन। वॉन ग्रेफिन साइन इज अपर लिड लैग ऑन डाउन गेज, और उसके अलावा कई सारे साइन हैं जो आप याद रख सकते हैं। डेलरिम्पल साइन, अपर लिड रिट्रैक्शन, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये दो डेलरिम्पल साइन एंड कोचर साइन सबसे पहले आपको पेशेंट में दिख जाते हैं। बाकी वॉन ग्राफिस तो अपर लिड लैग ऑन डाउन गेज है जो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये अपर लिड के साइंस आपको याद हुए, बताइए। डेलरिम्पल, वेरी गुड। कोचर्स, कोचर्स टेयरिंग लुक वाले। ओह, आई मिस्ड स्टेलवॉक साइन। स्टेलवॉक साइन इज व्हेन देयर इज इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, तो एकदम स्टेयरिंग लुक के साथ ब्लिंकिंग भी कम हो रही है एंड अपर लिड भी रिट्रैक्टेड हो रखी है एंड अपर लिड लैग हो रहा है ऑन डाउन गेज, सब कुछ आपका रिट्रैक्टेड स्टेज में है। सो यू रिमेंबर डेलरिम्पल, कोचर्स, स्टेलवॉक्स एंड ग्राउंड ग्राफिस साइन। इंक बोले तो जेल इनकेस साइन, जिसकी वजह से abnormal पिगमेंटेशन हो रहा है ऑफ अपर लिड, एंड अदर साइंस आर बोस्टन, गिस्फॉर्ड्स, मीन्स, ये सब आप याद कर सकते हैं। लोअर लिड में बोले तो रिमेंबर टू साइंस, एनरोथ साइन, ग्रिफिथ साइन। एनरोथ, ई फॉर ई, इडिमा ऑफ लोअर लिड, यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। ग्रिफिथ साइन इज लोअर लिड लैग ऑन अपकेस। इसमें से कोई वाइवा क्वेश्चन नहीं होता है। देन कम्स एक्स्ट्राओकुलर मसल मूवमेंट साइन, इसमें से इंपॉर्टेंट है मोबियस साइन, ये वाइवा में पूछा जाता है। अनेबल टू कन्वर्ज आई, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप मेंशन कर सकते हैं सकर साइन, बैलेट साइन, जेंट्रासिक साइन, ये मेनली एग्जाम में लिखने के लिए है टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स। देन कंजंक्टिवा में गोल्जियर्स साइन, कंजेशन को। प्यूपिल में यू हैव नीव साइन, कोविन साइन, एंड देन रिलेटेड टू आईओपी यू हैव जैम्पोलिसिस साइन। अब क्वेश्चन ये वाइवा में पूछा जाता है कि थायराइड आई डिसीज और आईओपी का क्या कनेक्शन है और उस साइन को क्या बोलते हैं व्हेन आईओपी इज जंपिंग। सो जैम्पोलिसिस साइन क्या बोलते हैं? दैट IOP raises by more than 5 mm Hg in upgaze, then it becomes Jempolysis sign. So इस तरह आप सारे साइंस को लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। जो एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब चाहे LAQ आ जाए, लॉन्ग आंसर आ जाए या शॉर्ट नोट आ जाए, या शॉर्ट नोट में आप आराम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इन्वेस्टिगेशंस। अभी इन्वेस्टिगेशंस में मुझे ये तो पता है कि ठीक है थायराइड कराएंगे, देन इंपॉर्टेंट है उसके बाद सीटी स्कैन। ये एग्जाम में लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि थायराइड और ये सब तो आप लिख ही दोगे लेवल्स, बट सीटी स्कैन में आपको फाइंडिंग पता है कि नहीं। सो यू विल राइट एक्स्ट्राओकुलर मसल एनलार्जमेंट, जो हमने डिस्कस किया था, विद टेंडन स्पेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो वाइवा में एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर्स, जब आप रिटर्न में देते हैं तो ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसको हाईलाइट जरूर करें। देन यू कैन मेंशन अबाउट कोका कोला साइन एंड अदर्स। MRI में just mention about Barrett's index. If it is more than 60%, you can suspect GOM.
Other test includes Hertel ophthalmometry for proptosis, and there are also certain emerging tests which you can mention. तो इसमें ये mention करना important है and you highlight. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट पर. अब जब हम ट्रीटमेंट लिखने जाएंगे एग्जाम में, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक हम फ्लो चार्ट बना देंगे. लाइक दिस यू कैन सी सस्पेक्टेड थायराइड आई डिसीज में मैं ये इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगी, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन फॉलोड बाय थायराइड टेस्ट एंड इमेजिंग, जो मैंने ऊपर सारा डिस्कस किया, और फिर उसको क्लासिफाई करते हुए आई विल डिवाइड इट इनटू माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर एंड साइट थ्रेटनिंग TED. तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा. माइल्ड केसेस में मेनली आपके जो रिस्क फैक्टर्स थे उनको आपको कंट्रोल करना है, एंड सेलेनियम ओरल एंड टॉपिकल लुब्रिकेंट्स विद फॉलोअप आप माइल्ड TED को ट्रीट कर सकते हैं. बट अगर इट मॉडरेट टू सीवियर है देन स्टीरॉइड्स बिकम द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. स्टीरॉइड से अगर नहीं कंट्रोल हो तो स्टीरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स रहते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, एंड उसके बाद रिसेंट में टैप्रोटुमुमैब अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है. अगर साइट थ्रेटनिंग है तो आपको IV फॉर्म में स्टेरॉइड्स को देना पड़ेगा, एंड उसके बाद यू हैव टू प्लान फॉर सर्जरी. सो अगर आपने एग्जाम में ट्रीटमेंट लिखने से पहले अगर शॉर्ट नोट है, तो अगर आप इतना भी बना देंगे तो इससे आपका जो ट्रीट थायराइड आई डिसीज इज वेरी क्लियर. सो एग्जामिनर को समझ आता है कि हाँ इनको सारा नॉलेज है और इसको पता है कब क्या करना है. तो यहीं पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं. अब अगर लॉन्ग आंसर है तो हमें हर किसी के लिए पॉइंट्स अंदर लिखने पड़ेंगे, तो हम बस वन बाय वन उनको मेंशन करते रहेंगे. लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिख दीजिए, देन यू जस्ट राइट कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं, इंडिकेशंस हैं, कब कब आप उसको मेनली देंगे, मेनली एम क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने का, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है हमने उसी को कंट्रोल करना है, एंड यू कैन राइट अबाउट द डोज. तो ये 3 पॉइंट्स आर एनफ टू मेंशन फॉर LAQ और शॉर्ट नोट. देन कम्स ऑर्बिटल रेडियोथेरेपी, मेनली किसके लिए देना है, मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लेमेशन के लिए. किस में नहीं देना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि आप कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, एंड देन व्हाट आर द रिस्क, इतना मेंशन करना इज एनफ. ओरल सेलेनियम मेनली एंटीऑक्सीडेंट है, आपने यही उसमें मेंशन करना है. तो लर्न डोज यू कैन लर्न, and you can mention that UGOGO recommended a 6-month selenium regime for active thyroid disease or mild TED. तो ये लाइन अंडरलाइन करने से पता चलता है कि आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी अपडेटेड. नेक्स्ट, स्टीरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स. यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ड्रग्स, azathioprine, oral cyclosporin, IV rituximab, infliximab, etanercept. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए, एंड यू नो स्टीरॉइड स्पेयरिंग है, सेम वर्क करेंगी जो इन्फ्लेमेशन कम करना है, मेनली हमारा एम है. Then if optic neuropathy is there, so as orbital apex pressure increases, it causes dawn, जो हमने पढ़ा था 5% केसेस में, उन केसेस में इट्स अ साइड थ्रेटनिंग कंडीशन, तो आप पहले IV स्टेरॉइड्स देंगे और देन यू कैन प्लान फॉर सर्जिकल डीकम्प्रेशन. सपोज पेशेंट इज हैविंग एक्सपोजर केरेटोपैथी ऑल्सो, तो अभी इसमें वाइवा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सपोज ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी है और एक्सपोजर केरेटोपैथी भी है, तो आप पहले क्या ट्रीट करेंगे. तो इसके लिए आप निमोनिक है याद रखिए, OSL. तो ये सर्जरीज हैं जो कि थायराइड आई डिसीज में की जाती हैं. अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कब की जाती है. ऑलवेज रिमेंबर इनएक्टिव फेज में की जाती है और इसी ऑर्डर में की जाती है. तो मतलब लिड सर्जरीज आप पहले नहीं कर सकते, पहले आप डिकम्प्रेस करेंगे, उसके बाद स्क्विंट सर्जरीज, एंड लिड सर्जरीज हमेशा एंड में करनी है. सो ये टेबल बनाने से आपको बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा. इसी फ्लो चार्ट में काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरीज कर रहे हैं, मेनली टू डिक्रीज प्रोप्टोसिस एंड इंट्राऑर्बिटल प्रेशर. देन इंट्राऑर्बिटल प्रेशर. आफ्टर 6 weeks you can plan for squint surgeries or diplopia treatment, and then after another 6 weeks you can plan for lid surgeries to decrease retraction. तो अगर मैं देखूं तो आप यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट कर चुके हैं. आप लॉन्ग आंसर को हर चीज मेंशन कर चुके हैं. बट अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सब लिखेंगे, आप एक्स्ट्रा क्या लिख के दे रहे हैं एग्जामिनर को, उस पर टिपा है जो हम ऐसा लिखें जो बाकी नहीं लिख रहे.
सो लेट्स सी। तो अब आप मेंशन कीजिए कि आप सर्जरी भी कब करेंगे, इंडिकेशन फॉर सर्जरी। सो अगर आप ये मेंशन करेंगे साइट थ्रेटनिंग डिसीज हो विद डॉन, रेज्ड इंट्राऑर्बिटल प्रेशर है, एक्सपोजर केराटोपैथी, डिसफिगरिंग एक्सॉप्थेल्मोस, इन केसेस में आप सर्जरीज प्लान कर सकते हैं। तो अगर ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन, तो आप इसके बारे में मेंशन कीजिए कि क्यों कर रहे हैं, इसके क्या क्या हेल्प होगा एंड व्हाट आर द टाइप। सो दो टाइप का डीकम्प्रेशन है, वन इज बोनी डीकम्प्रेशन विच एक्सपांड ऑर्बिटल वॉल्स एंड अनदर इज फैट डीकम्प्रेशन विच रिमूव एक्सेस ऑर्बिटल फैट। इससे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ऑर्बिटल एपेक्स पे कम हो जाता है और कंजेशन कम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, देयर इज वन वॉल डीकम्प्रेशन, मतलब मॉडरेट कंडीशंस में आप एक ही वॉल का डीकम्प्रेशन करते हैं तो यू यील्ड 0 to 4 mm ऑफ प्रोप्टोसिस रिडक्शन। अगर वाइवा में ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन इन केस पूछ लेते हैं, तो अगर आप इस तरह जवाब देते हैं कि 2 वॉल से इतना रिडक्शन होगा, 3 वॉल से इतना, 4 वॉल से इतना, सो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बैठता है और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने से पीछे नहीं होता है। देन स्क्विंट सर्जरी में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्क्विंट सर्जरी करेंगे, कब करेंगे, ये तो आपने देख लिया। कौन सी करेंगे, तो आप रिसेक्शन ऑफ इंफीरियर रेक्टस और मिडिल रेक्टस प्लस माइनस एडजस्टेबल सूचर्स कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो ऑफ बोटेक्स, तो ये आप मेंशन कर दीजिए, योर स्क्विंट सर्जरीज का पार्ट इज कंप्लीट। उसके बाद हम लिड सर्जरीज पे आते हैं। अगर एक्सपोजर केरेटोपैथी है तो लिड सर्जरीज में यू कैन डू टेम्पोररी टार्सोग्राफी एंड यू प्रोवाइड टॉपिकल लुब्रिकेंट्स टू प्रिवेंट एक्सपोजर केरेटोपैथी। अगर सर्जरी क्या करेंगे उसमें, सो यू विल हैव टू डू एलपीएस रिसेशन which is a lid lengthening surgery. It requires extensive release of central aponeurosis, lateral horn and Muller's muscle from tarsus and conjunctiva. So these surgeries they also require a spacer material, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये नाम लिखने से भी और अंडरलाइन करने से is enough for writing in exams. अब एग्जाम में आंसर को कंप्लीट करने के लिए कि आपने डेफिनेशन से लेके एकदम रीसेंट एडवांसेस मेंशन किए हैं, यू कैन मेंशन अबाउट इमर्जिंग ट्रीटमेंट लाइक वी डिस्कस टेप्रोटुमुमैब, इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू IGF-1 receptor, the biological agent which was approved in 2020 for thyroid eye disease. मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देयर आर सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो इन थायराइड आई डिसीज जो कि अभी चल रहे हैं, और उसका भी मैं आर्टिकल आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, आप इसमें से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कई सारी टेबल्स भी अवेलेबल हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आप टेबल 5 पढ़ सकते हैं। अगर कुछ ट्रायल्स याद कर सकते हैं तो एक दो मेंशन करने से आप ब्राउनी पॉइंट ले सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, है ना। अगर आप और मार्क्स लेना चाहते हैं और अलग डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगी विच इज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी फॉर थायराइड आई डिजीज, जिसमें सेम OSL आपको पढ़ाएंगे। उसमें मेंशन है टाइमिंग ऑफ सर्जिकल करेक्शन, देन फर्स्ट स्टेज इज ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन। चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, है ना। अगर आप और मार्क्स लेना चाहते हैं और अलग डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगी विच इज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी फॉर थायराइड आई डिजीज, जिसमें सेम OSL आपको पढ़ाएंगे। उसमें मेंशन है टाइमिंग ऑफ सर्जिकल करेक्शन, देन फर्स्ट स्टेज इज ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन। उसमें हर चीज डिटेल में अवेलेबल है, मीडियल वॉल, ऑर्बिटल फ्लोर, 3 वॉल डीकम्प्रेशन, then what is balance decompression, unbalanced, stage 2 strabismus surgeries, then lid abnormalities correction and last stage is cosmesis। तो उन्होंने स्टेज वाइज पूरा समझा रखा है। तो ये आर्टिकल है इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का 2015 से। इस आर्टिकल से आप अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज पढ़ाई का तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज आपको आएगा और उतना पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख पाएंगे। बिलीव मी, ये वाला पार्ट तो हर कोई नहीं लिखने वाला। और आपने बहुत ही अच्छे से थायराइड आई डिसीज को लिखना सीख लिया एग्जाम में। वाइवा के सारे क्वेश्चंस आपको पता चल चुके हैं और ये चीज़ तो सिर्फ मोहिनी नोट्स ही कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि परफॉर्मा को आज आप समझ, वीडियो के एंड में आपको वो जो फ्रेमवर्क मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं। लेट्स सी।
तो हम ये है आपको फ्रेमवर्क जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप अगर इसके बेसिस पे लिखते हैं, बस इसको माइंड में रखिए और एग्जाम में टक 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 लिखते रहिए। डेफिनेशन, सीन विद, रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किया था। क्या किया था? फीमेल्स इन देयर 50s फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आयोडीन with family history and smoking and stress. You remember now FS? Etiopathogens में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था और एक ग्राफ दिखाया था. Now you can write ग्रे. क्लासिफिकेशंस में मैंने आपको ये सारे क्लासिफिकेशन बताए. डिटेल में मेनली आप नो स्पेक्स लिखिए, सीएस लिखिए और यू गो एक्सप्लेन कर दीजिए. बाकी इन दोनों को आप मेंशन कर सकते हैं ना. अगर डायग्नोसिस होता है तो डायग्नोसिस में हाउ विल यू डायग्नोज थ्योरी, यू मेंशन अबाउट क्लासिफिकेशन आल्सो. तो ये मेंशन किया आपने. क्लिनिकल फीचर्स हमने डिस्कस किए थे. सिस्टमिक भी लिखिए, ऑक्यूलर आल्सो. एंड देन यू राइट ऑल दोज साइंस जो हमने डिवाइड किए थे. फेशियल साइंस, अपर लिड साइंस, लोअर लिड, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट साइंस, देन कंजंक्टिवल, प्यूपिल एंड यस आईओपी, जंपिंग आईओपी, जंपोलिसिस साइन. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशंस में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं. देन कम्स ट्रीटमेंट पार्ट. हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का. तो उस फ्लो चार्ट को आप बना सकते हैं और फिर हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए. इंपॉर्टेंट है OSL, ये निमोनिक आपको याद रखना है. OSL और इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो इमर्जिंग ट्रीटमेंट मेंशन कीजिए, टेप्रोटुमुमैब को मेंशन करते हुए, एंड सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स जो आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया. और आगे पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड दिस आर्टिकल, IGO आर्टिकल, जिससे आप सर्जरीज भी मेंशन कर सकते हैं. तो सपोज क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि आप मैनेजमेंट बताइए थायराइड. व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ थायराइड आई डिसीज? सो ऑलवेज रिमेंबर कि मैनेजमेंट में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं आता. मैनेजमेंट में आपका डायग्नोसिस भी आता है और ट्रीटमेंट आता है. अब डायग्नोसिस में भी आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लिख के नहीं छोड़ सकते. डायग्नोसिस में पहले आपको क्लिनिकली डायग्नोस करना है एंड उसको फिर कंफर्म करना है बाय इन्वेस्टिगेशन. So management includes diagnosis, clinical features, investigations, and then treatment. इसी से आपका लॉन्ग आंसर कवर होता है. और अगर शॉर्ट नोट आया है तो आप अकॉर्डिंगली आप मटेरियल को उसमें मेंशन कीजिए. डायग्राम्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए. गारंटी मेरी है कि आप उतने ही टाइम में बेटर आंसर लिख पाएंगे. Understanding is important, but presentation is the one thing which will fetch you marks. Comment below which topic you want in the next video. तब तक के लिए, hello.